नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एडी करंट्स के बारे में। तो एडी करंट्स क्या होते हैं ये सुनिए पहले, कि जब बल्क पीसेस जो होते हैं कंडक्टर के बल्क पीसेस को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वाले रीजन में जो है सब्जेक्ट किया जाता है, उनको जब वहाँ पे रखा जाता है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो इंड्यूस्ड करंट है, उसमें जो इंड्यूस करंट होता है उसको एडी करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन मेटल पीसेस इन बल्क, बल्क में मेटल के जो पीसेस हैं वो सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन, then current induced in them is called eddy current। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपको मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपके पास एक मेटल शीट है लाइक दिस। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। और इस मेटल शीट को हम एक रस्सी से हमने इसको बांध दिया, हमने एक स्ट्रिंग से इस मेटल की शीट को जो है हमने बांध दिया है और इस पूरे अरेंजमेंट को यहां से हमने क्लैंप कर दिया है। अब इस पेंडुलम जो यहाँ पे बना है, ये जो पेंडुलम बना है, इस पेंडुलम को एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से गुजारा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से इस शीट को गुजारा जाता है। तो आप देखिए बेटा कि जब ये जो आपके पास पेंडुलम है, जब ये अपने इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में आएगा, जब इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में आएगा, इस वाले ओरिएंटेशन में, तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। पहले यहां से जो है फ्लक्स कम पास हो रहा था, ऑलमोस्ट 0 ही पास हो रहा था, और जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पोजीशन और इस पोजीशन में, मैंने मान लिया इस पोजीशन को कह देते हैं A, इस पोजीशन को कह देते हैं A', सो A से A' वाली पोजीशन में आने में फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा बेटा, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इस फ्लक्स के जो बढ़ोतरी है उसका अपोज हो सके। यानी फ्लक्स में जो है जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका अपोज होना चाहिए, फ्लक्स डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस होने लग जाता है। इसके वॉल्यूम में बेटा जो है इस तरीके से करंट इंड्यूस हो जाने लगता है। इस तरीके से करंट इंड्यूस हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, हर पार्ट में, हर छोटे छोटे पार्ट में करंट इंड्यूस हो जाता है। इन करंट्स को क्या कहा जाता है, इनको एडी करंट्स कहा जाता है। अब इन एडी करंट्स के प्रोड्यूस होने से इस शीट पर, इस सिस्टम पर एक रेजिस्टिव टाइप का फोर्स लगता है। ये पेंडुलम अपने नेचुरल मूवमेंट जो है इसका वो इस तरफ होगा, लेकिन इन एडी करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से इस पेंडुलम के ऊपर रिपल्सिव जो है फोर्स लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। ये करंट जो है वो फोर्स बन जाता है, करंट जो है फोर्स की तरीके से हमें दिखता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये घुसती है इसके ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इसका मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज हो रहा है।
अब ये करंट जब फ्लो होते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है। आप जानते हैं कि कंडक्टर की जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो है कुछ ना कुछ रुकावट आती है और उस रेजिस्टेंस में की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है एडी करंट्स की वजह से इस मेटल की शीट में। ठीक, ऐसा सारे कंडक्टर्स के साथ होता है। जिनका साइज बड़ा होता है तो उनमें उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है और उतना ही ज़्यादा ही एडी करंट्स वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। अब एडी करंट्स के एप्लीकेशन की बात करें, एडी करंट्स की, तो एक पहला एप्लीकेशन है आपका ब्रेकिंग, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इसको कहा जाता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग यानी जो आपकी जो एक मैग्लीव स्ट्रेन थी जिसको मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से लेविटेट जो है वो रहती है पटरी से, जो रेल्स होती हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर चलती है और एडी करंट्स की मदद से ही उसको रोका जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग की हेल्प से, जो सडन जो ट्रेन रुकती है तो वो सडन जो ब्रेक होने पर जो है वो स्मूथ रहता है एक्सपीरियंस। जो पैसेंजर होते हैं उनको जर्क नहीं लगता है, वो स्मूथ तरीके से ब्रेक वहाँ पे लगती है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने इस्तेमाल किया था करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है उस कॉइल में, उस कोर में एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है और नीडल जो है वो करंट फ्लो होने के बाद जो है रुक जाती है और ये यहाँ से फ़ायदा होता है। बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ब्रेकिंग वाला ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। थर्ड जो है हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर में जो पुराने मीटर आते थे एनालॉग टाइप के मीटर, उन एनालॉग टाइप के मीटर में जो गिनतियां चलती थी, मीटर चलता था एनालॉग, समझ गए कि 5 यहाँ पे डिजिट्स होती थी, एक एक डिजिट जो है चलती रहती थी, सबसे राइट से डिजिट चलती थी, फिर ये वाला पार्ट चलता था, फिर ये वाला पार्ट चलता था। इस तरीके से वो जो मीटर चलता था उसमें एक डिस्क लगी होती थी, जो डिस्क जो है एडी करंट्स प्रोड्यूस होने की वजह से ही रोटेट होती थी। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इसका एप्लीकेशन है फर्नेस। तो एडी करंट्स हमने बताया था कि जब फ्लो होते हैं कंडक्टर में से तो बहुत अमाउंट जो है हीट निकलता है वहाँ से और उस हीट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपके एडी करंट्स के एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपको मजा आएगा समझ के। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास एक कॉइल है आपके पास मान लीजिए, और इस कॉइल में एक करंट फ्लो होता है, लेट्स से I के बराबर करंट इसमें फ्लो होता है। तो हम जानते हैं कि यदि इस लूप में करंट I फ्लो होगा तो इसके अंदर जो रीजन है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है, और हम सेंटर पर तो बता भी सकते हैं कि इस तरीके से बाहर की तरफ जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा और सेंटर पर तो हम मैग्नीट्यूड बता भी सकते हैं, μ0 Ni/2r के बराबर। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। करंट हो सकता है घट रहा हो, करंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है बढ़ रहा हो। तो क्या होगा, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी घट सकती है या बढ़ सकती है अकॉर्डिंगली। तो करंट के चेंज होने से साफ साफ फर्क पड़ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी इसका ही करंट और इसका ही मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड का ही फ्लक्स, यानी खुद के फील्ड का खुद का फ्लक्स चेंज होगा। ठीक, फील्ड चेंज होगा तो फील्ड से कह सकता हूं कि इसी के द्वारा पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होने वाला है। वही इस डेफिनेशन में लिखा है कि यदि
लूप के थ्रू जो करंट है उसमें चेंज आता है, तो उससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है फैराडेज का कि जब भी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आ जाता है, वहां पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे बात ये है कि आई के चेंज होने से क्या होता है, बी चेंज होता है बेटा, बी चेंज होता है। और बी के चेंज होने से मैं कह सकता हूं क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। एक साइकिल मैंने आपको बता दी, यहाँ पे करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो फ्लक्स होता है बेटा, फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फ्लक्स। और मैग्नेटिक फील्ड खुद करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, उसमें हमेशा जो है μ0/4π 2I/r ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, वहां पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो मैं कह सकता हूं दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो मैं इस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकता हूं, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यदि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो यहां पे हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट कॉइल इटसेल्फ इज इक्वल टू L इंटू आई। यहां पे जो L है बेटा, L को कहा जाता है, L इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको कहा जाता है। और इसको सिंपली सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको सिर्फ इंडक्टेंस भी कहा जा सकता है, इसको सिर्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं किताबों में। इंडक्टेंस कहें या सेल्फ इंडक्टेंस कहें या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी इसको कहा जा सकता है। ये L की जो वैल्यू है, यहां पे ध्यान रखें, L एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है हेनरी। इसके बारे में और बात करें कि L जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा, ऐसा यूनिट वो क्या है आपका, हेनरी इसका ऐसा यूनिट है। और ये एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल टू मटेरियल जो है डिपेंड करती है L की वैल्यू। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक होता है ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, समझ गए सब लोग, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो आपके लिए मैं सवाल लिख रहा हूं कि L का डायमेंशन फॉर्मूला जो है आप कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक। सबको कमेंट करना है। आपको यदि कमेंट में आंसर दिख भी जाता है तो उसको लाइक नहीं, आप अपना नया कमेंट करिए और उसमें आंसर लिखिए, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सब प्रोसेस जो है वो अपने आप करिए। कमेंट दूसरे का लाइक कर सकते हैं लेकिन अपना कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये आगे समझ में। अब मैं ये दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा d∅v बाई डी टी इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू L I का डिफरेंशिएशन। तो हम जानते हैं कि L तो एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर लिखा जा सकता है L di/dt, और ये आपके पास मिल जाएगा d∅v/dt। यदि मैं दोनों तरफ माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको मिलता है माइनस ऑफ d∅v/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt। अब बताइए बेटा, ये जो क्वांटिटी है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ये। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ गए सिंबल को, E इज ईएमएफ, इंड्यूस्ड सब्सक्रिप्ट लिखा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt, माइनस ऑफ L di/dt।
ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करना चाहें, हम साइन के बारे में यदि बेफिक्र हो जाएं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक, आप इसको एवरेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, आप इसको एवरेज ईएमएफ भी लिख सकते हैं। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, उसको लिखा जा सकता है। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ई क्या है ये, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, अब बात करते हैं एक सोलेनॉइड के बारे में, और उस सोलेनॉइड का हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस उसको कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ऑफ अ सोलेनॉइड। तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में हम जानते हैं कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड यदि है तो उसके अंदर यदि करंट I के बराबर फ्लो होता है तो उस पूरे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है म्यू नॉट एन आई के बराबर। तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक सोलेनॉइड विच इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का पार्ट मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं। सो लेट्स assume a section of length L, of long solenoid, तो ये मैंने ले लिया भाई एक सोलेनॉइड का एक हिस्सा। ठीक, इसका लेंथ मैंने मान लिया L के बराबर है, L के बराबर इसका लेंथ है बेटा, L के बराबर इसका लेंथ है। ठीक, और मैंने मान लिया कि इसका रेडियस जो है, इसके एक लूप का रेडियस जो है वो R के बराबर है। इसका एक लूप का रेडियस या पूरी सोलेनॉइड का रेडियस जो है वो R के बराबर है। R यहाँ पे लिख सकते हैं, R क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो सोलेनॉइड है उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पे हम ये भी मान लेंगे n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। अब n टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें यदि पता है तो हम L लेंथ में निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in this section of this solenoid is equal to small n into L। ये यूनिट लेंथ का यानी कि 1 मीटर में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो L मीटर में कितने होंगे, n इंटू L के बराबर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट होता है वो मटेरियल स्पेसिफिक है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी कॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और वो करंट और फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती है। आपने फॉर्मूले में देखा फाई इज इक्वल टू एल आई जो था, वहां पे फाई और आई पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जरूर ये दोनों इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई। फाई और आई से कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आई और फाई की वैल्यू जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि इस लूप में करंट I के बराबर है। मैंने करंट मान लिया I के बराबर है और हमारे आंसर में I नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब करंट इसमें I के बराबर है तो बताइए दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी सोलेनॉइड के अंदर कितना डेवलप होगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकता हूं कि ये म्यू नॉट n इंटू आई के बराबर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट होगा और हर जगह वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर ही आपको मिलने वाला है। लाइक दिस, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अच्छा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सोलेनॉइड, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सोलेनॉइड,
तो इस पूरे सोलेनॉइड में जो एक लूप की बात करूं, एक लूप में कितना फ्लक्स पास होगा, तो मैं कह सकता हूं म्यू नॉट n इंटू आई इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ वन लूप। एरिया ऑफ वन लूप कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये बेटा एक लूप का फ्लक्स है। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा सारे लूप्स की वजह से। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कैपिटल N। तो यहां पे आपको मिल जाएगा रिजल्ट phi b इज इक्वल टू कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू एल लिख सकता हूं। यहां पे आएगा म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस वैल्यू ऑफ phi इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कांस्टेंट इंटू आई। तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद इक्वेशन phi इज इक्वल्स टू एल आई, वी गेट, हमें क्या मिलता है, ये आई के साथ जो लिखा है कांस्टेंट वैल्यू, यही आपके पास एल है। तो यहाँ पे एल आपको मिल जाता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एल की वैल्यू आपको मिल जाती है। एल क्या है बेटा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यू नॉट जानती हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई जानते हैं r इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, l इज लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इंडक्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि फाई की जो वैल्यू होती है वो एल आई के बराबर होती है। यदि इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब कि उस सिस्टम के, उस कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसके बराबर है, L इंटू डी आई बाई डी टी के बराबर आपको देखने को मिलता है। L इंटू डी आई बाई डी टी, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब यदि मैं बात करूं पावर की, क्योंकि आपके पास उसी कॉइल में जो है करंट फ्लो हो रहा है और उसी कॉइल में जो है ईएमएफ जो है डेवलप हो चुका है, तो यदि मैं पावर की बात करूं तो पावर जो है आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यानी कि जो ये पावर जो है, पावर आपको मिलेगी, पावर यानी कि एनर्जी जिस रेट से जो है चेंज हो रही है, जिस रेट से वर्क किया जा रहा है, जिस रेट से एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एल डी आई बाई डी टी, और आई से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर हो जाता है। पावर को लिख सकता हूं मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, डी डब्ल्यू बाई डी टी, या डी एनर्जी बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसको, कि एनर्जी के ये चेंज होने का रेट है, ये डी ई बाई डी टी, इसको मैंने लिख दिया। ठीक, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है तो इसको यू लिख लो, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एनर्जी के चेंज होने का रेट डी यू बाई डी टी, इसको लिख सकता हूँ मैं एल आई डी आई बाई डी टी। डी टी से जो है डी टी कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट आप कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यू आपको मिलता है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर के बराबर, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर के बराबर आपको ये मिलता है एनर्जी। और यही जो है ये एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक बात, चले आगे चलते हैं।